Hello everyone, welcome back. My name is Dr. Naina and I am a NEET botany educator. ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, है ना? तो फाइनली मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का क्या है बेटा? ये लास्ट टॉपिक है. फाइनली मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हैज कम टू एन एंड. ओके, तो आपको क्या करना है बेटा? आज हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे. काफी सारे बच्चे क्या करते हैं ना बेटा, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, है ना? काफी सारे बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि उनको थोड़ा बोरिंग लगता है. ठीक है, बट दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज आप ये टॉपिक मत छोड़िएगा. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कोई भी टॉपिक छोड़ने वाला नहीं. ठीक है, तो आपको ये टॉपिक भी करना है और ये कंप्लीट चैप्टर भी करना है. ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम, वी विल स्टार्ट. ठीक है बेटा, तो क्या पढ़ना है आपको? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ना है. ठीक है, देखो बेटा क्या हो रहा है ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन, थोड़ी सी स्टोरी सुन लेते हैं. ठीक है, क्या हुआ है बेटा? पहले डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, ये हमें पता है. ठीक है, डीएनए के पास क्या होता है बेटा? एक सीक्वेंस होता है ना? डीएनए के पास क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है जिससे ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप पता चलता है. ठीक है, डीएनए के पास क्या होता है बेटा? सीक्वेंस होता है जिसके पास किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक बेसिस पता चलता है ना? दो ऑर्गेनिजम्स, दो ह्यूमंस का अगर डीएनए डिफरेंट है, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, है ना? उनका मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है ना? ऐसे कह सकते हैं कि दो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है क्योंकि उनका डीएनए डिफरेंट है. ऐसे कह सकते हैं. ठीक है, अब इतना इंपॉर्टेंट है डीएनए, है ना? इतना इंपॉर्टेंट है तो साइंटिस्ट में ना क्यूरियोसिटी आ गया. साइंटिस्ट ने बोला कि क्यों ना हम डीएनए को सीक्वेंस कर ले. ठीक है, क्यों ना हम डीएनए को सीक्वेंस कर ले. डीएनए को सीक्वेंस करना मतलब क्या हुआ? डीएनए को सीक्वेंस करना हुआ मतलब हुआ बेटा, देखो, डीएनए को सीक्वेंस करना मतलब हुआ, जैसे सपोज करो ये डीएनए है आपके पास. ठीक है, अब डीएनए के पास क्या होगा मैम? न्यूक्लियोटाइड्स होगा, ए जी सी टी टी जी सी, है ना? ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स है. ठीक है, तो डीएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं बेटा, उनका पता लगाना, उनकी सीक्वेंस पता लगाना इज कॉल्ड एज सीक्वेंसिंग करना, है ना? इसी को बोला उन्होंने क्या? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल है, सिंपल एंड क्लियर. बताओ ये बात आपको समझ में आई, है ना? तो साइंटिस्ट ने क्या बोला कि चलो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, एक एम्बिशियस क्यूरियोसिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे? एंटायर डीएनए को सीक्वेंस करेंगे, है ना? हमें पता चल जाएगा कि डीएनए की सीक्वेंस क्या है. उससे हम बहुत सारी चीजें आगे उसके एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं. करेक्ट है? ये बात समझ में आई? तो डीएनए को सीक्वेंस करना, एंटायर डीएनए को सीक्वेंस करना इज कॉल्ड एज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ठीक है, ह्यूमन पता है, प्रोजेक्ट समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ तो किया गया. व्हाट डू यू मीन बाय जीनोम? जीनोम मतलब क्या होता है? देखो बेटा, किसी भी ऑर्गेनिज्म में ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर आप हैप्लॉइड सेट ले लो, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ध्यान से सुनना, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर आप ले लोगे तो उसको हम बोलेंगे क्या? जीनोम. ठीक है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम किसी भी आप ऑर्गेनिज्म का ले लोगे तो उसको हम बोलते हैं क्या बेटा? जीनोम. हैप्लॉइड सेट से क्या मतलब है? किसी भी सेल में बेटा डिप्लॉइड डीएनए होता है, कितना होता है बेटा? 46. 2n इज इक्वल टू 46 होता है. तो हैप्लॉइड कितना हो जाएगा? 23. ठीक है, तो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में कितना डीएनए होता है? कितना डीएनए होता है बेटा हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में, है ना? हैप्लॉइड सेट में कितना डीएनए है? 3 इंटू 10⁹ बेस पेयर. यस, यही तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कर रहे थे. इसी को तो बोलते हैं जीनोम, इसी को बोलते हैं जीनोम. ठीक है, पहले तो ये बात समझो, जीनोम क्या बोलते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सेल में अगर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है उसको हम हैप्लॉइड सेट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बेटा जो बाकी का होगा, रिमेनिंग जो होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, है ना? हम क्यों टाइम वेस्ट करेंगे इतना सारा करने के लिए? टाइम वेस्ट क्यों करना है मैम? अभी आपको समझ में आएगा. ठीक है, देखो बेटा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, पहली बार किसी ने ऐसा सोचा कि डीएनए को सीक्वेंस करें. ठीक है, क्योंकि डीएनए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना. किसी ने ऐसा सोचा कि पूरे डीएनए को सीक्वेंस करना है. ठीक है, तो पहला प्रोजेक्ट था. मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला बेटा? क्योंकि एंटायर डीएनए को सीक्वेंस करना है. दिस इज नॉट इजी, दिस इज नॉट अ जोक, राइट? एंटायर डीएनए को सीक्वेंस करना है. तो क्या हुआ? ये फर्स्ट मेगा प्रोजेक्ट हुआ. ठीक है, कब स्टार्ट हुआ? 1990 में स्टार्ट हुआ. कब तक चला? 2003 तक चला, है ना? इमेजिन 13 इयर्स तक ये प्रोजेक्ट चलता रहा, है ना? इतने टाइम तक ये प्रोजेक्ट चला है, 13 इयर्स तक ये प्रोजेक्ट चला है. ठीक है, ओके, अब हमें ये पता चल गया
13 ईयर्स तक ये प्रोजेक्ट चला है और हमें करना क्या था, एंटायर डीएनए को सीक्वेंस करना था। एंटायर डीएनए किसका बेटा, जीनोम का, है ना, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम का। ठीक है, ओके। तो कितने क्रोमोसोम्स आ गए बेटा, आपके पास आ गए 22, है ना। अगर आप डिप्लॉइड की बात करो बेटा, अगर आप डिप्लॉइड की बात करो तो कितने होते हैं बेटा, 46 होते हैं, है ना। हैप्लॉइड कितना हो जाएगा बेटा, 23 हो जाएगा। 24 कैसे आ गया बेटा, 24 ऐसे आ गया बेटा, 22 तो आपके ऑटोसोम्स हो गए, ठीक है, और मेल का ले लो तो एक्स हो गया और वाई हो गया, ये हो गया आपके 24, ठीक है। 24 क्रोमोसोम्स थे, 22 ऑटोसोम्स और एक्स एंड वाई। टोटल क्रोमोसोम्स जो सीक्वेंस हुए थे वो 24 हुए थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। इसमें 22 ऑटोसोम्स थे प्लस 6 क्रोमोसोम्स थे, एक्स एंड वाई। ठीक है, हाँ मैम ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। क्योंकि अभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट था तो उसमें बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व थी, है ना। कौन कौन सी एजेंसी, सबसे पहले यूएस की बात कर लेते हैं। तो यूएस में सबसे पहले आता है डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। दूसरा आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, NIH, इज वेरी पॉपुलर, वेरी पॉपुलर फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ओके, सबसे पहले आता है डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी बेटा, और दूसरा आता है क्या आपका, दूसरा आता है आपका NIH, ठीक है। थर्ड आता है कौन, यूके, वो भी पीछे नहीं रहेंगे, है ना। कौन थे वो, वेलकम ट्रस्ट, ठीक है, ओके मैम, वेलकम ट्रस्ट हो गया। थर्ड कौन आया बेटा, थर्ड आया बेटा, इसके बाद भी कुछ लोग आए, कौन कौन आए बेटा, अलग अलग कंट्रीब्यूशन आया, कहाँ से बेटा आया, जर्मनी से आया, है ना, और कहाँ से आया बेटा, चाइना से आया, और कहाँ से आया बेटा, जापान से आया, और कहाँ से आया बेटा, फ्रांस से भी आया, है ना, और अदर से भी आया, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आई, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था कि एंटायर डीएनए को सीक्वेंस करना है। एंटायर डीएनए कितना था बेटा, जो जीनोम में होता है, कितना होता है बेटा, वो 3 × 10⁹ बेस पेयर, 3 × 10⁹ बेस पेयर को क्या करना है, आपको सीक्वेंस करना है, ठीक है बेटा। टाइम कितना लगा, 1990 से स्टार्ट हुआ, 2003 तक चला, ठीक है। इसमें आपको क्या करना था, 24 क्रोमोसोम्स को सीक्वेंस करना था, बट ठीक है, आउट ऑफ दिस 24 क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम नंबर 1 था ना, उसकी सीक्वेंसिंग हुई है बेटा मई 2006 में। कब हुई है बेटा, जो फर्स्ट क्रोमोसोम था ना, फर्स्ट क्रोमोसोम, है ना, वो कब सीक्वेंस हुआ है बेटा, वो सीक्वेंस हुआ है मई 2006 में, ठीक है। लेकिन हम बोलते हैं कि प्रोजेक्ट कब खत्म हो गया, 2003 में खत्म हो गया, क्योंकि हमने सारा सीक्वेंस कर लिया था, ठीक है। सिर्फ क्रोमोसोम नंबर 1 सीक्वेंस हुआ मई 2006 में, ठीक है। अब देखो बेटा, अब ये वो वाला एरा था, ठीक है, 1990 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उस टाइम क्या कर रहा था ना बेटा, पैरेलली बायोटेक भी बहुत बूम कर रहा था, बायोटेक्नोलॉजी, है ना। और बायोटेक में क्या होता है बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स डेवलप हो रही थी, है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स होती है उसमें बहुत सारी। तो HGP जो ना था ना बेटा, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था ना, वो पॉसिबल ही हो पाया इसलिए क्योंकि बहुत सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स आ गई थी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था बेटा, है ना, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स यूज हुई है। तो अगर वो टेक्निक्स नहीं होती तो हम कहते हैं कि HGP पॉसिबल ही नहीं था, है ना। बहुत सारी बायोटेक टेक्नोलॉजीज में क्या हुई थी बेटा, यूज हुई थी। मैम कौन कौन सी टेक्निक्स ऐसी थी, उसमें था बेटा जैसे आइसोलेशन था, ठीक है। कौन कौन सा था बेटा, जैसे हम डीएनए आइसोलेशन की बात कर ले, हमें करना तो डीएनए ही है ना फाइनली, हमें डीएनए को आइसोलेट करना था, डीएनए आइसोलेशन, डीएनए की क्लोनिंग करना था, है ना। डीएनए क्लोनिंग के बाद डीएनए की पीसेस हमें चाहिए थे, डीएनए के पीसेस को हमें सीक्वेंस करना था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीक्वेंसिंग, है ना, ये हुआ। इतनी सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स पहले से ही क्या हो चुकी थी, डेवलप हो चुकी थी, ठीक है। तो ये मैंने लिखा हुआ है बेटा कि हम कहते क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन, व्हाट डू यू मीन बाय जीनोम, जीनोम मतलब क्या हुआ, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में जितना डीएनए होता है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में कितना डीएनए होता है बेटा, 3 × 10⁹ बेस पेयर, है ना। इससे पहले जो लेक्चर आया था बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, मैंने आपको बताया था 3.3 एग्जैक्ट कितना होता है, 3.3 × 10⁹ डिप्लॉयड में कितना होगा बेटा, 6.6 × 10⁹ यस, ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम में डीएनए कितने में पैक्ट होता है बेटा, 23 क्रोमोसोम्स में पैक्ट होता है, पता है हमें। ह्यूमन जीनोम कितना कंटेन करता है, 3 × 10⁹ बेस पेयर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो मैंने आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बताया था कि क्यों हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सीक्वेंसिंग नहीं करते, तब मैंने आपको बताया था क्योंकि बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ना, सीक्वेंसिंग करता है, और सीक्वेंसिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है ना। टाइम तो आपने देख लिया, उसमें कितना टाइम लगा, 13 ईयर्स लगा। सोचो कोई क्राइम सीन में कोई क्राइम हुआ है, ठीक है, अब 13 साल लगा तो ये ढूंढने में, है ना, ये कल्प्रिट कौन है, ऐसा नहीं हो सकता ना बेटा, ऐसा तो नहीं हो सकता मैम, ठीक है। अब कॉस्ट देखते हैं, ठीक, कितना खर्चा आया होगा लगभग। ये कहते हैं कि एक बेस पेयर, है ना,
एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने के लिए इनको कितना लगता है, $3 लगता है। हमें कितने बेस पेयर है हमारे पास बेटा, 3 into 10 to the power 9 बेस पेयर है। कितना लगेगा, 339, 9 into 10 to the power 9, मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 9 बिलियन, है ना। कितना ये बोलते हैं, 9 बिलियन $, लगभग इतना खर्चा, एस्टिमेटेड कॉस्ट है, लगभग इतना खर्चा हुआ। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है मैम, समझ में आ गया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट समझ में आ गया। हमने उसके कुछ हमने उसके फीचर्स देख लिए। वाज द फर्स्ट मेगा प्रोजेक्ट टू एंटायर सीक्वेंस एंटायर डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, टाइम 1990 to 2003, फर्स्ट क्रोमोसोम सीक्वेंसिंग 2006, May 2006। ठीक है, बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजीज डेवलप हुई, दैट्स व्हाई एचजीपी वाज पॉसिबल। ठीक है, कॉस्ट कितना आया, वन बेस पेयर का कॉस्ट कितना है बेटा, $3। टोटल कितना हो जाएगा, 9 बिलियन $। ठीक है, अब तक तो ये समझ में आ गया, हमने बेटा एजेंसीज देख ली। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं। देखो, गोल्स मतलब क्या होता है बेटा, जब भी कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आता है, जब भी हम किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट की बात करते हैं, है ना, तो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ गोल्स डिसाइड करते हैं। जैसे हम जब कोई पीएचडी करता है, मैं पीएचडी कर चुकी हूँ, ओ गॉड, है ना, जब भी कोई पीएचडी करता है ना बेटा, तो हम उससे पहले करने से पहले हम क्या डिसाइड करते हैं, कुछ एम्स एंड स्कोप डिसाइड करते हैं कि हम पीएचडी कर रहे हैं, 5 to 6 years अपने स्पेंड कर रहे हैं, तो हमारे एम्स क्या होंगे, हम क्या क्या करेंगे इसमें, है ना, क्या क्या हमारा एम होगा, क्या क्या हमारा गोल होगा, हम क्या क्या करेंगे, करते क्या है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर हम करेंगे क्या क्या ये हम डिसाइड कर लेते हैं पहले से। ठीक है बेटा, तो गोल्स क्या है, इन्होंने क्या क्या डिसाइड किया, इन्होंने डिसाइड किया कि हम सारी जीन्स, डीएनए में जितनी जीन्स है ना उनको आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। हमें पता है कितनी जीन्स है, अभी हमें पता है कितनी जीन्स है, कितनी जीन्स है बेटा, 25 से 30,000 तक जीन्स होती है ना। टू एस्टिमेट या आइडेंटिफाई ऑल द एस्टिमेटेड जीन्स इन ह्यूमन डीएनए, ये हमें अब पता है कि कितनी जीन्स होती है बेटा, 25 to 30,000 जीन्स होती हैं। कितनी टोटल जीन प्रेजेंट है ह्यूमन जीनोम में, हम इसकी बात करते हैं। सेकेंड, डीएनए को सीक्वेंस करना, है ना, ये तो हमने देख लिया, डीएनए को सीक्वेंस करना। अब बात आती है बेटा डाटा स्टोर की। ठीक है, डाटा स्टोर की बात आती है, क्योंकि बेटा बहुत बड़ा डीएनए है ना, उस डीएनए को सीक्वेंस करने के लिए बहुत ज्यादा आपको डाटा चाहिए, करेक्ट है। अब वो डाटा आप हैंड रिटन तो कर नहीं सकते, ठीक है, उसके लिए आपको बहुत सारी बुक्स लग जाएंगी, है 13 साल तक उन्होंने किया, उतना डाटा आप स्टोर कहाँ करते हैं, है ना, वो स्टोर नहीं कर सकते, मैनुअली रिटन तो इम्पॉसिबल है ना। तो डाटा स्टोर करने के लिए भी ना बेटा एक ब्रांच डेवलप हुई है, उसको हम बोलते हैं क्या, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। यस, एक कंप्यूटर ब्रांच डेवलप हुई, क्या, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या था, जितना भी डाटा था ना आपको कंप्यूटर में सेव करना था। ठीक है, बात समझ में, कंप्यूटर में क्या करना था बेटा, सेव करना था। अब उस जो डाटा सेव हुआ है ना, जो डाटा सीक्वेंस होके सेव हुआ है कंप्यूटर में, उसको एनालाइज करना, है ना। डाटा सेव करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है बेटा, डाटा को एनालाइज करके उसका रिजल्ट फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ऐसे पीएचडी करना जरूरी नहीं होता है, पीएचडी में आपने क्या किया उसकी फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट होती है ना, पेपर पब्लिश होना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, है ना, डाटा एनालिसिस के लिए क्या, इतना सारा डाटा जो स्टोर है उसको आप कैसे एनालाइज करोगे, कुछ टूल्स लेकर आओ, है ना। ठीक है, फिर वो जो डाटा आया है, आपने क्यों ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया, जिससे कि डीएनए की सीक्वेंस पता लगे, और डीएनए की सीक्वेंस जो पता लगे आप उसको यूज कर पाओगे, है ना, मेडिसिन में आप यूज कर लो। ठीक है, तो उस डाटा को यूज करना और एड्रेस करना, क्या बेटा, एल्साई जो प्रोजेक्ट से अराइज होंगे। एल्साई मतलब क्या होता है, कुछ एथिकल इश्यूज हो सकता है, कुछ एथिकल इश्यूज डेवलप हो रहे हैं, है ना, किसी को प्रॉब्लम हो रही है ना, किसी अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, किसी सेकंड पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है, ये क्यों स्टार्ट कर रहे हो, क्या होगा, आप ह्यूमन पे कर रहे हो, आप एनिमल पे कर रहे हो, आप एनिमल पे कर रहे हो तो एनिमल्स को प्रॉब्लम होगी, ये एथिकल इश्यूज हो गए। दूसरा, लीगल इश्यूज, कुछ लीगल इश्यूज भी होते हैं, है ना, 10 लोग 10 बातें, है ना बेटा। और क्या हो जाएगा, सोशल इश्यूज, यस, एथिकल इश्यूज को एड्रेस करना, है ना, ये काम पीएचडी में भी होता है बेटा। आप पीएचडी में भी क्या करते हो, एथिकल क्लियरेंस लेते हो, है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम, अगर आप एनिमल पे काम कर रहे हो, ठीक, सपोज करो ज्यादातर रिसर्चेस पे होती है बेटा, माउस पे होती है ना, तो आप एथिकल क्लियरेंस लो कि भी हम इतने माउस पे काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा हम माउस को मारेंगे नहीं, है ना। ठीक है तो एलसाई को क्या करना बेटा, एड्रेस करना, प्रोजेक्ट से जो भी अराइज होंगे कि आप ये काम करने जा रहे हो, आप कितने लोग पे कितना खर्चा करोगे, कितने लोगों को लोगे, कितने लोगों का डीएनए निकालोगे और किस तरीके से डीएनए निकालोगे, सब कुछ। ठीक है, तो ये हो गए आपके गोल्स, ये आपने गोल सेट किए। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, क्या
अदर ऑर्गेनिजम्स की भी सीक्वेंसिंग हुई, ये तो हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, क्या अदर ऑर्गेनिजम्स की भी सीक्वेंसिंग हुई थी? ऐसा सोचो, हाँ हुई थी, है ना। किस किस की सीक्वेंसिंग हुई बेटा? सबसे पहले तो बात करते हैं हमारा सबसे फेवरेट कौन, ईस्ट और बैक्टीरिया, है ना, इकोलाई है ये, ईस्ट और बैक्टीरिया हमारा सबसे फेवरेट है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है फिर? ड्रोसोफिला। व्हाट इज ड्रोसोफिला? हु इज ड्रोसोफिला? ड्रोसोफिला इज अ फ्रूट फ्लाई, है ना बेटा, यस मैम। ड्रोसोफिला, तो ईस्ट हो गया, ड्रोसोफिला हो गया, आपका इकोलाई हो गया। सी एलिगेंस, व्हाट इज दिस? सी एलिगेंस आर नेमाटोड, है ना। और नेमाटोड कौन सा बेटा? ये वो वाला नेमाटोड है, कौन सा? फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग है ना। फ्री लिविंग भी है बेटा, और क्या है? नॉन पैथोजेनिक भी है, यस वेरी इंपॉर्टेंट, यस। ये फ्री लिविंग तो है ही, साथ में नॉन पैथोजेनिक भी है, नॉन पैथोजेनिक है। अच्छा ऐसा सोचो, ये बताओ मुझे, जो फ्री लिविंग है और पैथोजेनिक है वो कौन है? कमेंट में मुझे बताएंगे। फ्री लिविंग और पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक तो आपका नेमाटोड हो गया, है ना। पैथोजेनिक वाला कौन सा होगा? फ्री लिविंग और पैथोजेनिक, ये कौन है? नहीं होगा तो मुझे बताना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगी, ठीक है। इसके अलावा बेटा किस पे? प्लांट्स, दो प्लांट्स पे भी काम हुआ है। कौन कौन से प्लांट है बेटा? एक राइस है और दूसरा कौन है? अरेबिडोप्सिस। प्लांट्स में किस पे काम हुआ है बेटा? राइस पे हुआ है और अरेबिडोप्सिस थैलियाना, अरेबिडोप्सिस, ठीक है। इन दो प्लांट्स की भी सीक्वेंसिंग हुई है, ठीक है। ये हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो आप ये याद रखिएगा, इतने ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी सीक्वेंसिंग हो रखी है। ईस्ट, ड्रोसोफिला, सी एलिगन, इकोलाई, और दो प्लांट्स हैं, राइस और अरेबिडोप्सिस। मेथड्स ऑफ सीक्वेंसिंग, यस वेरी इंपॉर्टेंट। मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग, कैसे सीक्वेंस करना है, ठीक है। दो मेथड्स हैं इसके। पहला मेथड, ठीक है, दो मेथड है इसमें, पहला बात करते हैं। पहला मेथड है EST, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। एक्सप्रेस्ड मतलब डीएनए का वो पार्ट जो एक्सप्रेस हो चुका है ना। डीएनए का वो पार्ट जो एक्सप्रेस हो चुका है, ये बहुत ध्यान से समझना है। डीएनए में दो पार्ट होते हैं बेटा। डीएनए में दो पार्ट कौन कौन से होते हैं मैम? एक पार्ट होता है बेटा कोडिंग वाला पार्ट, और एक पार्ट होता है क्या? नॉन कोडिंग। क्या? दिस इज व्हाट? नॉन कोडिंग, दिस इज व्हाट? नॉन कोडिंग, ठीक है। तो डीएनए में दो पार्ट्स है, एक कोडिंग पार्ट है और एक नॉन कोडिंग पार्ट है। एक कोडिंग पार्ट है और एक क्या है? नॉन कोडिंग पार्ट है, ठीक है। तो आपको पता है जो कोडिंग वाला पार्ट होता है वही क्या करता है बेटा? एक्सप्रेस होता है। एक्सप्रेस करना मतलब, अब मैम दोबारा नहीं बताएंगे, डीएनए से आरएनए बनता है ना। जब डीएनए से बेटा क्या बनेगा? mRNA बनेगा। तो आप इसको बोलोगे कि ये क्या हो रहा है? एक्सप्रेस हो चुका है। तो अब ध्यान से समझो आपके पास क्या है? एक वो डीएनए जिसकी सीक्वेंस आप नहीं जानते, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमें उसकी सीक्वेंसिंग करनी है, तो अभी तक तो आप उसकी सीक्वेंस नहीं जानते, ठीक है। तो आप ऐसे सोचो, जो EST वाला आया पहला जो मेथड है, ठीक है, आप उसको कैसे सीक्वेंस करोगे? आपको कैसे पता? जैसे ये डीएनए है, आपको कैसे पता इसमें कौन सा रीजन है जो एक्सप्रेस होगा या कौन सा रीजन जो एक्सप्रेस नहीं होगा? क्योंकि अभी तक तो आपको इसकी सीक्वेंसिंग नहीं पता, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप वो वाला डीएनए लोगे जो ऑलरेडी एक्सप्रेस हो चुका है, ध्यान से समझो। आप वो वाला पार्ट लोगे, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, आप वो पार्ट लोगे जो ऑलरेडी एक्सप्रेस हो चुका है, जो ऑलरेडी mRNA बना चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब डीएनए से mRNA बन चुका है, करेक्ट है। तो हम कैसे फिर डीएनए की सीक्वेंसिंग करें? तो बेटा mRNA से भी डीएनए बनाया जा सकता है ना। जो mRNA से डीएनए बनता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, यस। mRNA से भी डीएनए बना सकते हैं। जो mRNA से डीएनए बनाते हैं उनके एंजाइम होता है क्या बेटा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये हमने पढ़ा हुआ है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, है ना। प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डीएनए से आरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए, तो आरएनए से डीएनए नहीं बनता बेटा, आरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है, ठीक है। जब आरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है तो उस एंजाइम को बोलते हैं क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो अब आप क्या करोगे, है ना, आप वो वाला पार्ट लोगे जो ऑलरेडी एक्सप्रेस हो चुका है, तो उस mRNA से आप पहले cDNA बना लो और उस cDNA को सीक्वेंस कर लो। ये तो आसान था, है ना। तो बेटा क्या करना है हमको, समझ में आया? तो हमें क्या करना था, है ना, आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, ठीक है। तो क्या करो आप, क्या करो? डीएनए के दो पार्ट्स हैं बेटा, एक पार्ट कोडिंग है, एक नॉन कोडिंग पार्ट है, ठीक है। एक क्या है आपका? नॉन कोडिंग पार्ट, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। एक पार्ट है क्या? कोडिंग पार्ट, है ना। तो डीएनए क्या कर चुका है? डीएनए mRNA बना चुका है, ठीक है। अब इस mRNA से हमें क्या करना है? हमें इस mRNA से दोबारा से डीएनए बनाना है। उस डीएनए को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए।
उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बोलो कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हमने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लिया, ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया तो उसकी छोटी छोटी सीक्वेंस मिली होगी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की, ठीक है। फिलहाल अभी इतना आप समझो, हमें कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाना, अब हमें इसको सीक्वेंस करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच क्या था, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। डीएनए का वो पार्ट जो ऑलरेडी एक्सप्रेस हो चुका है, आपको उसकी सीक्वेंसिंग करनी है। कैसे करेंगे ये हमें देखना है। दूसरा पार्ट आता है बेटा, दूसरा पार्ट जो आता है वो होता है बेटा सीक्वेंस एनोटेशन। एक्चुअली इसमें क्या होता है बेटा, होल जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, ठीक है। क्या होता है बेटा, होल जीनोम सीक्वेंसिंग। मतलब अब क्या होगा, होल जीनोम मतलब पूरा डीएनए, ठीक है। ब्लाइंड अप्रोच है, हम देख ही नहीं रहे, हमें पता ही नहीं है कौन सा पार्ट है जो डीएनए बनाएगा, कौन सा पार्ट है जो कोडिंग है, कौन सा पार्ट है जो नॉन कोडिंग है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पूरे डीएनए की सीक्वेंसिंग कर लेंगे, ठीक है। अब होल डीएनए की सीक्वेंसिंग इसमें कैसे करेंगे, हमको ये देखना है। इसको हम ब्लाइंड अप्रोच कहते हैं, ठीक है बेटा। होल डीएनए की सीक्वेंसिंग करनी है आपको, ठीक है। चाहे वो पार्ट कोडिंग हो, चाहे वो पार्ट क्या हो बेटा, नॉन कोडिंग हो, ठीक है। तो सपोज करो ये डीएनए, ठीक है, दिस इज अ डीएनए। अब डीएनए में एक पार्ट जो होगा बेटा, वो क्या होगा, कोडिंग पार्ट होगा, और एक क्या होगा आपका नॉन कोडिंग पार्ट, ठीक है। ये है आपका कोडिंग पार्ट, दिस इज ऑल व्हाट, कोडिंग पार्ट, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका क्या, नॉन कोडिंग पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका नॉन कोडिंग, ये क्या हो जाएगा नॉन कोडिंग। हमें करना क्या है, हमें एंटायर डीएनए सीक्वेंस करना है, ठीक है। होल जीनोम, होल है ना, होल जीनोम सीक्वेंस करना है, ठीक है। कैसे करें, ठीक है बेटा। अब हम कैसे करें इसको, ये वाली बात आती है, देखो कैसे करना है, ठीक है। इसके स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको देखना है। सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहला एक ही स्टेप होता है बेटा, जो हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी क्या कर रहे थे हम, क्या करना है, हमें डीएनए को आइसोलेट करना है, ठीक है। हम सेल से डीएनए को आइसोलेट करते हैं। जैसे हमने डीएनए को आइसोलेट किया बेटा, ठीक है, ये रहा डीएनए, ठीक है। आपने क्या, ध्यान से समझना बेटा, बस अबाउट टू एंड। डीएनए आइसोलेट किया, ठीक है। जैसे आपने डीएनए आइसोलेट किया, आप क्या करोगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी कर रहे थे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप उसको क्या कर दोगे बेटा, कट कर दोगे, ठीक है। आपने डीएनए फ्रेगमेंट ले लिया, आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसे क्या कर दिया, कट कर दिया। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 है, ठीक है। आपने इसको कट कर दिया, करेक्ट है, ठीक है। मैं हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिया। अब हम क्या करें, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद बेटा, क्योंकि ये किस फॉर्म में आ गया बेटा, ये ऐसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में आ गया, यस मैम आ गया, है ना, छोटे फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में आ गया, ठीक है। आपको इसको क्या करना है बेटा, क्लोनिंग करनी है। क्यों हमें क्लोनिंग क्यों करनी है बेटा, क्योंकि आप सीक्वेंस कर रहे हो ना बेटा, है ना। आप एक मिस हो गया तो एक हो गया तो, है ना, कहीं जो अगर एक डीएनए था वो नहीं आप एक्सट्रैक्ट हो पाया तो आप क्या करो, इन छोटे छोटे सीक्वेंस को आप क्लोन कर लो। क्लोन मतलब इनकी नंबर ऑफ कॉपीज आप बढ़ा लो। क्लोनिंग कैसे करेंगे, क्लोनिंग करने के लिए बेटा कौन आता है, ऑर्गेनिज्म आते हैं बेटा, कौन, बैक्टीरिया या फिर ईस्ट। बैक्टीरिया और ईस्ट के अंदर आप क्लोनिंग करते हो डीएनए की, ठीक है। और क्लोनिंग करने के लिए आपको क्लोनिंग वेक्टर चाहिए। क्लोनिंग वेक्टर कौन से होते हैं, बैक्टीरिया के लिए होगा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और ईस्ट के लिए होगा आपका यैक। तो बैक और कौन आ जाएगा बेटा, यैक। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यहाँ पर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये क्लियर है, हाँ मैम ये क्लियर है, ठीक है। अब बैक और यैक में दोनों डीएनए हैं जिनको हम सीक्वेंस कर लेंगे, ठीक है। अब सीक्वेंस करने के बाद आप क्या करोगे बेटा, सेंगर मेथड से, ठीक है, ध्यान रखना, क्या करोगे आप, सेंगर मेथड से सीक्वेंसिंग कर लोगे, ठीक है। सेंगर मेथड से क्या करोगे बेटा, सीक्वेंसिंग कर लोगे। और जो ये वाला जो सीक्वेंसिंग होता है ना बेटा, वो डीएनए के स्मॉल पीसेस की सीक्वेंसिंग होती है। क्या करेंगे हम, डीएनए के स्मॉल पीसेस को सीक्वेंस कर लेंगे। बात समझ में आई, नहीं आई मैं देखो, डीएनए को आइसोलेट किया सेल से, ठीक है, ये डीएनए था, इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर लिया, ठीक है। छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आपको मिल गए, ठीक है। आपने इन फ्रेगमेंट्स की क्लोनिंग भी करा ली, आपको नंबर ऑफ कॉपीज इसकी बढ़ा ली, ठीक है। अब इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आपको क्या करो, सीक्वेंस कर लो, ठीक है। इन छोटे फ्रेगमेंट्स में न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ है, इनमें कहाँ है, इनमें कहाँ है, ये बात समझ में आ गई। अभी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की सीक्वेंसिंग करानी, और किससे कराया आपने, सेंगर मेथड से। सेंगर मेथड क्या करता है बेटा, ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग करता है। आप जैसे ही उसमें फ्रेगमेंट डालोगे वो उसका सीक्वेंस बता देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो छोटे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स की सीक्वेंसिंग कर पाता है। सपोज करो आपको क्या हुआ है, आपने इतना बड़ा डीएनए लिया है, ठीक है, आपने इतना बड़ा क्या लिया है बेटा, डीएनए लिया है,
ठीक है, इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, इतना फ्रेगमेंट की सीक्वेंस हुई, इतने की हुई, इतने की हुई, इतने की हुई, ठीक है। तो ये छोटे छोटे 1 2 3 4, ये 4 फ्रेगमेंट्स थे, ठीक है, अलग अलग फ्रेगमेंट्स थे ऐसे। बात समझ में, ये 4 फ्रेगमेंट्स थे, आपने इनको क्या किया, सेंगर मेथड से इनकी सीक्वेंसिंग करा ली, ठीक है, इनकी सीक्वेंसिंग हो गई, ठीक है। जब सीक्वेंसिंग हो गई तो ये कुछ इस तरीके से आ गए, ठीक है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा आउट ऑफ दीज 4 1 2 3 4 कौन सा है? बात समझ में आ रही, क्योंकि तो रैंडम सीक्वेंसिंग हुई है ना बेटा, ये क्या हुआ है, ये तो रैंडम सीक्वेंसिंग हुई है, रैंडम सीक्वेंसिंग हुई है। इन्होंने तो बस फ्रेगमेंट्स बता दिए कि इसका ये न्यूक्लियोटाइड है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा सीक्वेंस किसके बाद आ रहा है, कौन सा 1 है, कौन सा 2 है, कौन सा 3 है, कौन सा 4, ये कैसे पता चलेगा, है ना। तो अब क्या करें, ये तो बहुत बड़ा टास्क था, है ना। आपने डीएनए सैंगर मेथड जो सीक्वेंसिंग करता है बेटा, ध्यान रखना कि वो सिर्फ छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को ही सीक्वेंस कर पाएगा, पर कौन सा पीस किसके बाद आएगा ये आपको पता नहीं चल सकता। इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए बेटा एक आया क्या, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम। ये ध्यान रखना बेटा, अब क्या आया बेटा, आपके पास आया कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम। उसमें क्या किया आपने, आपने कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम में बेटा पता है क्या किया, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम में आपने ये किया, देखो इसको मैं अभी रफ करूं और मैं आपको दूसरा बताऊंगी आपने क्या किया होगा। सपोज करो ये है आपका एक डीएनए फ्रेगमेंट, एक ये है और एक ये है, ठीक है। यहाँ पे इसको मार्क करती हूँ ABCDEFG, ठीक है। सेम है, ये भी है ABCDEFG, ठीक है। आपने 2 फ्रेगमेंट्स ले लिए, जो आपने क्लोनिंग कराया था ना, आपने इसीलिए क्लोनिंग कराया था, ठीक है बेटा। आपने 2 सिमिलर डीएनए फ्रेगमेंट्स ले लिए। अब आपने क्या किया, इसको फर्स्ट वाले को आपने एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, जिसने यहाँ पे कट किया, ठीक है। ये था आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1। यहाँ पर आपने क्या किया बेटा, दूसरा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया, जिसने यहाँ पर कट किया, एक यहाँ पे कट किया, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 2, ये भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 2, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है मैम। तो यहाँ पे आपको कितने फ्रेगमेंट्स मिल गए बेटा, 2 फ्रेगमेंट मिले, एक ये मिला और एक ये मिला। एक मिला आपका ABCD, एक मिला आपका EFG, ठीक है। यहाँ पे आपको कितने फ्रेगमेंट्स मिल गए, यहाँ पर आपको फ्रेगमेंट्स मिले हैं बेटा ABCDEFG, ठीक है, ABCDE और FG, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो इन दोनों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने अलग अलग डीएनए पे कट किया, तो आपको क्या हुआ बेटा, आपको अलग अलग फ्रेगमेंट्स मिल गए, ठीक है, सिमिलर डीएनए के। अब आप क्या करो, इन सारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स को आप कंपेयर कर लो, ठीक है बेटा। क्या करना है, कंपेयर ऑल दीज फ्रेगमेंट्स, ठीक है। उन्हें पता चला कैसे, किसमें बेटा, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम में आपने सारे फ्रेगमेंट्स डाल दिए। अब इसमें ABCD था, तो उन्हें पता चला अच्छा AB के बाद कौन सा आ रहा है, इसके बाद कौन सा आ रहा है, सीक्वेंस ये वाला आ रहा है, ठीक है। फिर EFG, E के बाद कौन सा आ रहा है बेटा, FG आ रहा है ना। ये देखो EFG है ना, तो E के बाद कौन सा आएगा बेटा, FG आएगा। इससे उन्होंने दोनों सीक्वेंस को क्या किया बेटा, कंपेयर कर लिया, और कंपेयर करने के बाद इनको पूरे डीएनए की सीक्वेंसिंग पता चल गई। बात समझ में आया, हाँ मैम आया समझ में, ठीक है, बात समझ में आ गई, हाँ ये हो गया। देखो उन्होंने क्यों सबसे पहले समझो उनको क्या, हम समरी देखते हैं, ठीक है। हम लास्ट फिनिश कर रहे हैं अपना टॉपिक। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के 2 मेथड्स थे, पहला था EST, दूसरा था होल जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है। EST में उन्होंने क्या किया था, उस पार्ट को बेटा सीक्वेंस किया था जो ऑलरेडी एक्सप्रेस हो चुका है। कैसे किया, डीएनए से mRNA बन चुका है, ठीक है, ऑलरेडी एक्सप्रेस हो चुका है। mRNA से उन्होंने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया बाय यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और उससे डीएनए को उन्होंने सीक्वेंस कर लिया, ठीक है। होल जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या था, एक ब्लाइंड अप्रोच थी, उन्होंने नहीं देखा कौन सा पार्ट कोडिंग है, कौन सा पार्ट नॉन कोडिंग है, उन्होंने एंटायर डीएनए को सीक्वेंस किया। एंटायर डीएनए कैसे सीक्वेंस किया होगा, सबसे पहले डीएनए आइसोलेट किया, डीएनए को आइसोलेट करने के बाद उन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब उन्होंने कट किया तो उनको कुछ फ्रेगमेंट्स मिल गए, ठीक है। उस फ्रेगमेंट्स की उन्होंने क्लोनिंग करा ली। किसमें क्लोनिंग कराएंगे बेटा, क्लोनिंग के लिए आते हैं बैक्टीरिया और ईस्ट। बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो वेक्टर है, ईस्ट के लिए जो वेक्टर आता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। ये वेक्टर्स हैं जिनसे आप क्या करते हो, जो ये वेक्टर है वो क्या करेंगे, उस डीएनए फ्रेगमेंट को लेके जाएंगे बैक्टीरिया के अंदर, और बैक्टीरिया में उसके कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज बना देंगे, ठीक है। सिमिलरली हम ईस्ट के साथ कर लेंगे, ठीक है, हमने कॉपीज बना ली। अब आप क्या करोगे, सीक्वेंसिंग मेथड से आप उनको सीक्वेंस कराओगे, ठीक है। आपने सीक्वेंसिंग मेथड से, सैंगर मेथड से सीक्वेंसिंग तो करा ली, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि कौन सा फ्रेगमेंट किसके बाद आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो स्मॉल पीसेस ऑफ फ्रेगमेंट्स को ही सीक्वेंस कर सकता था। इसके लिए आपने क्या किया, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम यूज किया। कैसे किया, उसमें आपने क्या किया, अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करा,
ठीक है। जब अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने कट कराया, उनको कंपेयर किया डीएनए को, तो आपको पता चला कौन सा डीएनए किसके बाद आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने होल डीएनए की सीक्वेंसिंग करा ली। इसमें आता है बेटा एक और टर्मिनोलॉजी, इसको बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। क्या बोलते हैं बेटा? हम बोलते हैं इसको क्या? सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है। सीक्वेंस एनोटेशन क्या होता है? सीक्वेंस एनोटेशन ये होता है बेटा, ध्यान से समझना, व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस एनोटेशन? सीक्वेंस एनोटेशन मतलब होता है कि जब आप पूरा सीक्वेंस पता चल गया डीएनए का, ठीक है, जब आपको पूरा सीक्वेंस पता चल गया है डीएनए का, तब आप ये बताओ कौन सा रीजन है जो कोडिंग है, ठीक है, और कौन सा रीजन जो है वो नॉन कोडिंग है। कौन सा रीजन कोडिंग है और कौन सा रीजन नॉन कोडिंग है। कौन सी जीन्स क्या एक्सप्रेस कर रही हैं, कोडिंग में कौन सी जीन्स हो रही हैं जो एक्सप्रेस हो रही हैं। सीक्वेंस एनोटेट, सीक्वेंस को एनोटेट करना, एनोटेट मतलब लोकेट करना, है ना, कौन सी जीन्स कहाँ है और उनका क्या फंक्शन है, वो क्या प्रोटीन बना रही हैं, है ना, एक्सप्रेस होके वो कौन सी प्रोटीन बनाएंगी। दिस इज कॉल्ड एज सीक्वेंस एनोटेशन। आपको इस पूरे टॉपिक में जो चीज याद रखनी है बेटा, एक तो सीक्वेंस एनोटेशन याद रखना है। सीक्वेंस एनोटेशन मतलब क्या हुआ? जब एंटायर जीनोम सीक्वेंस हो गया तो जीन्स को एनोटेट करो, बताओ कौन सी कोडिंग जीन्स कहाँ है और उसका क्या काम है, ठीक है, ये हो गया। आपको क्या याद रखना है इसमें? ईएसटी याद रखना है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, सीक्वेंस एनोटेशन याद रखना है, दो वेक्टर्स याद रखने हैं, YAC और VEC, ठीक है। ये तो अब ये हमने पढ़ लिया बेटा, मेथड्स का खत्म हो गया। अब हम आते हैं कि हमने क्या फीचर्स है ना, एचजीपी की फीचर्स क्या हैं, हम देख लेते हैं, ठीक है। जीनोम साइज क्या था? 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। कितना मिलियन बेस पेयर हुआ? 3164.7, है ना, इतना आपको याद रखना है। इतना बेस पेयर को सीक्वेंस किया गया, या फिर हम इसको 3.146 बिलियन बेस पेयर भी कह सकते हैं। टोटल जीन्स कितनी मिली? 30,000। एवरेज जीन साइज क्या था बेटा? एक जीन का साइज क्या था? 3000 बेस पेयर। कितना था बेटा? 3000 बेस पेयर, ठीक है। लार्जेस्ट जीन कौन सी थी? लार्जेस्ट जीन थी बेटा कौन सी? डिस्ट्रोफिन। कौन सी थी बेटा? डिस्ट्रोफिन। ये लार्जेस्ट जीन है। इसमें कितने बेस पेयर होते हैं बेटा? 2.4 मिलियन बेस पेयर होते हैं। ये कितने बेस पेयर होते हैं बेटा? 2.4 मिलियन बेस पेयर, है ना। इतनी सारी जीन डिस्कवर हुई बेटा, लेकिन आपको पता है फंक्शन 50% जीन का फंक्शन हमें नहीं पता। 50% जीन का फंक्शन हमें नहीं मालूम, नहीं जानते हम, है ना। लेस देन 2% जीन जो होती है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के लिए कोड करती हैं, बाकी वो नहीं करती, ठीक है। क्रोमोसोम 1 जो होता है, क्रोमोसोम 1 जो है ना, उसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन है। कितनी? 2968 जीन है ना। और जो वाई क्रोमोसोम होता है, उसके पास सबसे कम नंबर ऑफ जीन्स है। कितनी? 231, है ना। जो डीएनए का लार्जेस्ट अमाउंट होता है ना, डीएनए में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? रिपीटेटिव डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? रिपीटेटिव डीएनए जो होता है वो सबसे हाईएस्ट पार्ट होता है। रिपीटेटिव डीएनए का सबसे मेजर पार्ट होता है, ठीक है। ये थे आपके फीचर्स ऑफ एचजीपी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बेटा खत्म हो गया, ठीक है। आई थिंक कि बहुत आसान टॉपिक था, आप लोग प्लीज इसको कर लीजिएगा, ठीक है, इसको मत छोड़िएगा, है ना बेटा। तो मैं इसमें आपको यहाँ पर ही आपको बोल सकती हूँ, ठीक है, हम इसको यहाँ पर एंड कर देते हैं बेटा, टॉपिक अपना, है ना, हम ये टॉपिक अपना एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच, है ना। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर खत्म हो गया बेटा, इसके सारे पार्ट्स आपके प्लेलिस्ट में है, प्लीज डू वॉच और पढ़ लो, ठीक है। बाय।